हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम के कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्शन विल बी मैक्सिमम व्हेन, यानी कि जब टोटल प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमम कब होगा। ऑप्शंस है मार्जिनल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम, यानी कि जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो हमारा मैक्सिमम होगा। सेकंड है एवरेज प्रोडक्शन मैक्सिमम। थर्ड है मार्जिनल प्रोडक्शन इज जीरो। एंड डी ऑप्शन है हमारा एवरेज प्रोडक्शन इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्शन, यानी कि जब एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन इक्वल होगा तब हमारा टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर है मार्जिनल प्रोडक्शन इज जीरो, तब हमारा टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज कंसिडर्ड एज अ मिथ, यानी कि ऐसी कौन सी कॉन्सेप्ट है जो कि एक मिथ की तरह कंसिडर की जाती है। ऑलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली या इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है बी, परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन कंसिडर की जाती है एक मिथ की तरह। इसमें बताया जाता है कि सब चीज बहुत फेवरेबल होंगे, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है कि सब चीज आपके फेवर में हो, हर कंडीशन आपके अकॉर्डिंग चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइसिंग मेथड। तो प्राइसिंग मेथड क्या है? सीजनल, कॉस्ट प्लस, प्रमोशनल या नन ऑफ दिस। बताइए इसमें से जो कॉस्ट प्राइसिंग मेथड है वो कौन सा है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है बी, कॉस्ट प्लस मेथड एक प्राइसिंग मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिमांड हैज द फॉलोइंग एलिमेंट, यानी डिमांड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? क्वांटिटी, प्राइस, टाइम या ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल इनकम मे बी डिटरमाइंड थ्रू, यानी कि जो नेशनल इनकम है वो किसके थ्रू डिटरमाइन की जाएगी? इनकम अप्रोच, एक्सपेंडिचर अप्रोच, प्रोडक्टिव अप्रोच या ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका डी, ऑल ऑफ द अबव, जिसके अंदर इनकम, एक्सपेंडिचर एंड प्रोडक्टिव तीनों अप्रोच को कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट इन केस ऑफ, यानी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी हमारे प्रॉफिट को किस केस में इंक्रीज करती है प्रॉफिट? परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, मोनोपोली में या ओलिगोपोली में। तो फ्रेंड्स बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है सी, मोनोपोली में जो हमारी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी है वो हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज करती है। क्योंकि फ्रेंड्स मोनोपोली में क्या होता है कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो मोनोपोली क्रिएट कर देती हैं। मोनोपोली इन द सेंस वो जो प्राइस रखती हैं मार्केट में उसी प्राइस पर उनका प्रोडक्ट बिक जाता है। क्योंकि मोनोपोली के अंदर सेलर एक होता है, बायर बहुत सारे होते हैं। तो अगर सेलर एक है तो बायर को अगर वो प्राइस ज्यादा है किसी भी प्रोडक्ट का तब भी उसको वो प्रोडक्ट उसी से ही खरीदना होगा, क्योंकि किसी और के पास वो अवेलेबल नहीं है। तो इस कंडीशन में जो प्रॉफिट जो होता है इंक्रीज करने में बहुत हेल्प मिलती है। हम टैक्स अथॉरिटीज आर ग्रुप्ड इनटू टू मेन विंग्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड। तो आपको बतानी है टू मेन विंग्स हैं, तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव है, दूसरी कौन सी है? जुडिशियल है, मैनेजरियल है, एग्जीक्यूटिव या क्लैरिकल है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ए, जो कि है जुडिशियल। नेक्स्ट है व्हाट आर द एग्जेम्पशन लिमिट इन हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, यानी हॉस्टल एग्जेम्पशन एक्सपेंडिचर अलाउंस में कितनी एग्जेम्पशन है? 200 पर मंथ, 300 पर मंथ, 400 पर मंथ या 500 पर मंथ। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है बी, जो कि है 300 पर मंथ। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम अ फार्म हाउस इज, यानी कि फार्म हाउस से जो इनकम हो रही है वो किस तरह की इनकम है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, एग्रीकल्चर इनकम या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, जो कि है एग्रीकल्चर इनकम। नेक्स्ट है इनकम ऑन विच इनकम टैक्स इज नॉट चार्ज आर कॉल्ड, यानी ऐसी कौन सी इनकम है जिसपे इनकम टैक्स चार्ज नहीं किया जाता है? एग्जेम्पशनल इनकम कहलाती हैं, प्रिविलेज इनकम कहलाती हैं, एग्जेम्प्टेड इनकम कहलाती हैं, नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका सी, जो कि है एग्जेम्प्टेड इनकम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ, यानी इनकम अगर कोई भी ऐसी इनकम है जो कि हमारे आउटसाइड इंडिया से में रिसीव हुई है या फिर एक्रू हुई है तो वो किसके हैंड से वो टैक्सेबल मानी जाएगी? नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी या फिर नन ऑफ दीज।
तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो कि है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। नेक्स्ट है पास्ट अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉट टू इंडिया इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ, यानी जो पास्ट की अनटैक्स्ड इनकम है अगर वो इंडिया में लाई गई है तो वो किसके हैंड में टैक्सेबल होगी? रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट या नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है डी, जो कि है नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट है exempted incomes are defined under section 15 of Income Tax Act, 18 of Income Tax Act, 10 of Income Tax Act and 20 of Income Tax Act। तो फ्रेंड्स अभी आपने एक क्वेश्चन किया है तो आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। इसका राइट आंसर है सी, जो कि है 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। नेक्स्ट है इनकम एब्सोल्युटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स आर लिस्टेड अंडर। तो जो एब्सोल्युटली एग्जेम्प्ट होती हैं वो किसके अंदर लिस्ट है? सेक्शन 2, सेक्शन 10, सेक्शन 38 या सेक्शन 80C। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका बी, जो कि है सेक्शन 10। आज की हमारी इस वीडियो का फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है स्कॉलरशिप ग्रांटेड इज, यानी स्कॉलरशिप किस तरह की ग्रांट है? फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, फुल्ली टैक्सेबल है, पार्शली एग्जेम्प्टेड है या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जो कि फुल्ली एग्जेम्प्टेड। तो रिसीव्ड बिल इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो प्राप्त बिल है निम्न में से किसका भाग होता है? लेजर का, ट्रायल बैलेंस का, जर्नल का या फिर फाइनल अकाउंट का। तो फ्रेंड्स प्राप्य बिल जो होते हैं वो हमारे जर्नल का पार्ट होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है वाई इज गवर्नमेंट इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड क्यों होती है, यानी उसमें रुचि क्यों लेती है? गवर्नमेंट इज अवेयर ऑफ द बिजनेस सिचुएशन इन द इकोनॉमी, यानी कि जो सरकार है वो व्यवसायिक स्थिति की जानकारी रखना चाहती है, जानकारी होती है उसको। पॉलिटिकल पार्टीज आर एबल टू कलेक्ट डोनेशंस, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी जो डोनेशन है उसको कलेक्ट कर सकती हैं। फॉर हाई टैक्सेशन के लिए, या फिर फॉर टैक्स असेसमेंट एंड डिफेंस पॉलिसी डिटर्मिनेशन, यानी कि कर निर्धारण या फिर रक्षा नीति निर्धारण हेतु। तो फ्रेंड्स सरकार लेखांकन इंफॉर्मेशन जो भी हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होते हैं उनमें इंटरेस्ट इसलिए देती है क्योंकि उससे इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कंट्री के अंदर जो बिजनेस है उनकी क्या सिचुएशंस हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो पॉलिसी बनाने में उनको हेल्प मिलती है और साथ ही साथ उन्हें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ईजिली वो उसके लिए एक्शंस ले सकती हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is the amount withdrawal for purchase for personal use by the business owners, यानी कि जो अगर कोई भी व्यापारी अपने व्यापार से किसी भी तरह की राशि निकालता है तो उसको लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं? द कमीशन, इंटरेस्ट, कैश या फिर विड्रॉल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है, अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। लेकिन फ्रेंड्स ऑप्शन में हमारे ड्राइंग्स कहीं भी गिवन नहीं है, तो कमीशन तो ये बिल्कुल हो नहीं सकता, इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा और कैश भी नहीं होगा। तो हम इसका राइट आंसर मानेंगे डी, विड्रॉल। कई बार फ्रेंड्स एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पे विड्रॉल ऑप्शन में आया था तो आपको विड्रॉल ही टिक करना है, क्योंकि आप देख लीजिए वैसे आप सबको पता होगा कि ये ड्राइंग ही है इसका आंसर, लेकिन कई बार ऐसे होते हैं कि वो किसी और टर्म में भी उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आपको वहां पे एलिमिनेशन मेथड से देखना है कि ये ऑप्शन नहीं हो सकते, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं हाउ टू असेस जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि जो लेखांकन के सामान्य सिद्धांत हैं उसकी परख कैसे की जा सकती है? कॉस्ट के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ सिंप्लिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी या फिर ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी। तो फ्रेंड्स लेखांकन के सिद्धांत होते हैं उसका हम परख कर सकते हैं उसकी यूटिलिटी के बेसिस पे, यानी कि कोई भी जो हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसकी क्या यूटिलिटी है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग भी है कि हम यूटिलिटी के बेसिस पर उसको असेस कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं लेजर इज प्रिपेयर्ड, यानी कि खाता बही तैयार की जाती है फ्रॉम परचेज बुक ओनली, यानी कि परचेज बुक से, सेल्स ओनली, सेल्स से, कैश ओनली, कैश से, फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड जर्नल, यानी कि जो प्रारंभिक लेखे की बहियां और जर्नल से हम पता कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स खाता बही हम तैयार कर सकते हैं फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड जर्नल्स, यानी कि जर्नल से या फिर हमारे जो हमारे अकाउंटिंग की बुक्स होती हैं उनसे हम अपने लेजर को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंड्स, यानी कि जो कैपिटल फॉर्मेशन है उसकी प्रोसेसिंग किस पर डिपेंड करती है, नेशनल इनकम पे, एट द एक्सपेंस, ऑन फॉरेन एड, या फिर वी सेविंग। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कैपिटल फॉर्मेशन की कि वो किस पे निर्भर करती है, तो फ्रेंड्स कैपिटल फॉर्मेशन हमारी निर्भर करती है सेविंग्स पे, कि हम कितना सेव करके चल रहे हैं, क्योंकि सेव करेंगे तभी हमारी कैपिटल फॉर्मेट होगी, उसका फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंटेन्स द वर्ड अटेनमेंट। अटेनमेंट वर्ड जो है वो किसके लिए यूज किया गया है या फिर उसके अंदर क्या क्या सम्मिलित हैं? ओनली कॉमर्शियल क्रेडिटर्स, यानी कि केवल व्यापारिक लेनदार, ट्रेडर्स डेटर्स ओनली, यानी कि केवल व्यापारिक देनदार, कॉमर्शियल डेटर्स एंड रिसीव्ड बिल्स, यानी कि व्यापारिक देनदार एवं प्राप्य बिल, या फिर ट्रेड क्रेडिटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल बिल पेएबल, यानी कि व्यापारिक लेनदार एवं देय बिल। तो फ्रेंड्स पे की हम बात करें तो इसमें सम्मिलित किए जाते हैं कॉमर्शियल डेटर्स एंड रिसीवेबल बिल्स, क्योंकि फ्रेंड्स कोई भी देनदार होगा तो वो हमें पैसा देगा, तो प्राप्य हमारे पास आएंगी। और अगर कोई बिल्स होगा रिसीव्ड जो हमने किया है तो उससे भी हमारी जो है अटेनमेंट होगा, यानी कि हमारे पास कुछ हम रिसीव करेंगे उनसे। तो ये दोनों ही चीजों को अटेनमेंट के अंदर इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस व्हाट टू डू, यानी कि इनमें से कौन हमें निर्धारित करेगा कि हमें क्या करना है? हमारी पॉलिसीज, हमारा व्यू डिजाइन, प्रोसीजर, या फिर एक ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, ये हमें निर्धारण करेंगे हमारे ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बेसिस पे ही हमें एक आउटलाइन मिल जाएगी कि हमारे ये ऑब्जेक्ट है, अब हमें इस वे में चलना है, हमें इसको टारगेट करना है, इसको अचीव करना है। तो अगर हमें हमारे ऑब्जेक्ट क्लियर पता होंगे तो हमें सारी चीजें पता होंगी कि हमें क्या कैसे करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बीएड एंट्रेंस एग्जाम की यहाँ पे प्रैक्टिस सेट की बात कर रहे हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है कि हमें बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो है वो क्लियर करना है। तो आपको पता है आपको क्लियर करना है, इसलिए आप ये वीडियो देखोगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारा आपको पता ही नहीं है कि आपको कौन सा एग्जाम क्लियर करना है, तो आप इस वीडियो को नहीं देखोगे। तो क्या है, आपको आपका उद्देश्य पता है, उसके अकॉर्डिंग आप वो काम कर रहे हो, यानी उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फॉलोइंग इज अ पर्सनल अकाउंट, यानी कि निम्न में से व्यक्तिगत खाता है? बिल्डिंग अकाउंट, पे अकाउंट, गुड्स अकाउंट, या फिर कैपिटल अकाउंट। तो फ्रेंड्स अगर हम व्यक्तिगत खाते की बात करें तो व्यक्तिगत खाते में वो खाते आते हैं जो कि किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर व्यक्ति द्वारा बनाए गए होते हैं, या फिर व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन डी है कैपिटल अकाउंट, ये हमारा क्रिएट किया गया है और ये एक व्यक्ति को बता रहा है या एक संस्था को बता रहा है। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रीपेड इनकम रिसीव्ड आर, यानी कि जो प्रीपेड इनकम है वो रिसीव्ड की गई है तो वो किस तरह की होती है? एक प्रॉपर्टी की तरह है, एक इनकम की तरह है, एक ऑब्लिगेशंस की तरह है, या फिर नाइदर ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर हम प्रीपेड इनकम की बात करते हैं तो ये एक ऑब्लिगेशन यानी कि एक दायित्व होती है हमारे लिए कि अब हमने इसको रिसीव कर लिया है एडवांस में, अब हमें इसके लिए ड्यूटी परफॉर्म करनी है। यानी कि कोई भी आपने इनकम रिसीव की है, आपने इनकम तो रिसीव कर ली लेकिन उसके बिहाफ पर आपने कोई काम अभी नहीं किया है, तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, आपको वो काम करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश अकाउंट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय, जो कैश अकाउंट है वो हमारा किससे अफेक्ट नहीं होगा? ऑप्शन है कैश पेमेंट टू। फ्रेंड्स यहाँ पे ये गलत टाइप हो गया है, आप यहाँ पे कर लीजिएगा कि जो हमने कैश पेमेंट करेंगे वो होगा हमारा क्रेडिटर को, ठीक है। तो कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स, डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश सेल, या फिर कैश फ्रॉम डेटर्स। तो फ्रेंड्स हमारा जो कैश होगा जो हमारा अफेक्टेड नहीं होगा वो होगा हमारा डिस्काउंट रिसीव से। हमने किसी भी तरह की डिस्काउंट रिसीव किया है तो उससे हमारे कैश को किसी भी तरह का कोई भी अफेक्ट नहीं होगा वो हमारा। जबकि अगर कोई लेनदार यहाँ पे पेमेंट कर रहा है तो उससे अफेक्ट होगा। हमने लेनदारों को कोई पेमेंट किया है, नगद बिक्री या फिर देनदारों से कोई माल प्राप्त किया है, उससे हमारा अफेक्ट होगा, लेकिन हमारा डिस्काउंट से कोई अफेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है
पेटेंट राइट्स, पेटेंट जो है वो अधिकार है कौन सा, रियल अकाउंट का या फिर पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल लेजर या फिर ऑल दीज। तो फ्रेंड्स जो हमारे पेटेंट होता है वो हमारा पार्ट होता है हमारे रियल अकाउंट का, यानी कि वास्तविक खाते का। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनली पर्सन अकाउंट्स एंड रियल अकाउंट्स आर शोन, यानी कि केवल पर्सनल अकाउंट्स एंड रियल अकाउंट शो किए जाएंगे। तो कहाँ शो किए जाएंगे, इन दी ट्रायल बैलेंस यानी कि तलपट में, इन फाइनल अकाउंट यानी कि आर्थिक चिट्ठे में, इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट। तो फ्रेंड्स अगर हम पर्सनल एंड रियल अकाउंट की बात करें तो ये सारे हमारे शो किए जाते हैं फाइनल अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एवरी ट्रांजेक्शन हैज एन इफेक्ट, यानी कि प्रत्येक लेन देन का प्रभाव पड़ता है। तो कितनी जगह पड़ता है, 3 साइड, 4 साइड, 2 साइड या फिर 5 साइड। तो फ्रेंड्स अगर हम लेनदारों की यहाँ पे बात करें वो सॉरी किसी भी लेन देन की बात करें कि कहाँ कहाँ उनका फर्क पड़ता है, तो वो पड़ता है 2 साइड, वो क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये बेसिक रूल है कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उनकी 2 साइड होंगी, एक डेबिट साइड होगी एक क्रेडिट साइड होगी। वन साइड ट्रांजेक्शन कोई भी नहीं होगा, ना ही वो वैलिड माना जाएगा। तो ट्रांजेक्शन्स सभी ट्रांजेक्शन्स के 2 साइड होंगे। नेक्स्ट है इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस ऑफ अ न्यू मशीन विल बी डेबिटेड, यानी कि जो इंस्टॉलेशन किया गया है न्यू मशीन का वो डेबिट होगा। इन कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में, मशीन अकाउंट यानी मशीन खाते में, इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर इन एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी कि जो भी हमारा एस्टैब्लिशमेंट के टाइम पे जो एक्सपेंसेस हुए हैं उसमें, स्थापना व्यय में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें कि कोई नई मशीन को हमने स्टैब्लिश किया है और उसका जो अमाउंट है वो कहाँ डेबिट किया जाएगा, तो फ्रेंड्स वो मशीन अकाउंट में किया जाएगा, क्योंकि उसका जो अमाउंट है स्टैब्लिशमेंट का उसको मशीन अकाउंट के अंदर ही इंक्लूड कर दिया जाता है मशीन के प्राइस के साथ। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द बिजनेस, यानी कि बिजनेस का क्या उद्देश्य है। यूटिलिटी जनरेशन यानी कि उपयोगिता सृजन, मेकिंग अ प्रॉफिट लाभ कमाना, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सामाजिक उत्तरदायित्व, या फिर फुलफिलमेंट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी व्हाइल मेकिंग प्रॉफिट, यानी कि लाभ कमाते हुए सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करना। यानी कि आप प्रॉफिट तो अर्न कर रहे हो लेकिन साथ में आप सर्विस भी अच्छी दे रहे हो अपनी सोसाइटी को। तो फ्रेंड्स अगर हम बिजनेस के उद्देश्य की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा डी हमारा करेक्ट है, क्योंकि फ्रेंड्स किसी भी यूटिलिटी क्रिएट करना ये उद्देश्य है, लेकिन हमने ये प्राइमरी उद्देश्य नहीं कह सकते, जबकि ऑप्शंस में हमारे प्राइमरी उद्देश्य भी दिए हुए हैं, तो ये नहीं होगा। मेकिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं बनाना, ये तो बिल्कुल भी हम नहीं कह सकते हो। और अगर हम सिर्फ सर्विस की बात करें तो वो भी नहीं है, क्योंकि हर पर्सन बिजनेस करता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो ना तो आप प्रॉफिट अर्न करें, ना ही आप पूरी तरह से आप सर्विस बेस्ड हो। आप ऐसा करें कि सर्विस भी अच्छी प्रोवाइड हो सके और आपको भी प्रॉफिट अर्न हो। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, जो कि सर्विस की भी बात करता है यहाँ पे, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की, और साथ ही साथ प्रॉफिट बनाने की भी बात करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसको पूरा करने की। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।